से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एआई समिट में हिस्सा लिया। तो वहीं आज यानी 12 से 14 फरवरी तक पीएम अमेरिका में रहेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस दौरान कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों से प्रधानमंत्री मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत भी करेंगे। दीपक, और दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर निकल चुके हैं, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं समय गाड़ी चला रहा हूँ, तो अगर हमारा सिग्नल थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप क्षमा करें। ये जो जा रहे हैं अमेरिका प्रधानमंत्री, कई बार वो जा चुके हैं, लेकिन ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो ये है कि फ्रांस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें एब्सोल्युटली स्टार परफॉर्मर भारत के प्रधानमंत्री थे। अभी अमेरिका जा रहे हैं। मैम, हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 10 लाख तो हम इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि इन इंजीनियर्स को भारत का जो ग्रे मैटर है, भारत का जो ब्रेन पावर है, हम उसका उपयोग करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरह से बढ़ाने। अमेरिका नंबर 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप कहते हैं, मैं उसको इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं, उसका आविष्कार अमेरिका ने किया है। ये भी जानते हैं, ये ट्विटर और XYZ और फेसबुक, ये सब अमेरिकन इन्वेंशन है। तो एक नॉलेज इकोनॉमी जो हमारी नई आ रही है मैम, पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोगों ने बहुत जल्दी प्रोडक्शन किया, दूसरी में मैस प्रोडक्शन किया, तीसरी में ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, अब ये चौथी है और ये है नॉलेज इकोनॉमी। और इस नॉलेज इकोनॉमी में अमेरिका इस समय लीडर है। चीन के बारे में लोग बात करते हैं, वो सही नहीं है। अमेरिका इज द ग्लोबल लीडर और हम दूसरे या तीसरे स्थान पर है। तो ये बातचीत होगी कि इसका प्रयोग मिलके हम लोग कैसे कर सकते। फिर बाकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे हेल्थ की है, चाहे स्पेस की है, डिफेंस की है, एजुकेशन में है, वो भी अमेरिका वर्ल्ड लीडर है। हम बहुत तेजी से वहां जा रहे हैं और हमारा एक मानना है इस प्रधानमंत्री का, जिनकी सारी दुनिया बहुत इज्जत करती है, कि हर बार पहिए को उसका दोबारा आविष्कार नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे साथ बांटने को तैयार है, 100% हम करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कभी कभी, जैसे उन्होंने लोगों को डिपोर्ट कर दिया था, तो कभी उसके ऊपर थोड़ा सी डिस्कशन या डिबेट हो सकती है। लेकिन ये जो डिपोर्टेशन हुआ है या किसी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट उन लोगों ने कोई केस दर्ज कर दिया है, हमारी जो ब्रांड इक्विटी है, जो दोस्ती है, उसकी नींव इतनी गहरी है कि ये छोटे मुद्दे उस पर असर नहीं डालेंगे। सो मेरा मानना है अमेरिका बहुत खुश होगा नरेंद्र मोदी को रिसीव कर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश होंगे अपने पुराने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस के मुख्य कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल आया है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान पर आतंकी हमला करने की धमकी दी, जो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। फोन आने के तुरंत बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस टीम ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इसी नंबर से पहले भी फोन आ चुके हैं, जो बाद में फर्जी निकले। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई कंट्रोल रूम में फोन करने वाला व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी भी सतर्क है और मामले की गहनता से जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है
और देखिए, इसको लेकर प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया है। बिना किसी देरी के प्रशासन की ओर से तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और इस खबर के सामने आने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एजेंसियां और पुलिस एकजुट हो गई हैं और इनकी टीम लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी दौरान उनके विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पूर्व डीजीपी एसपी वैद जुड़ चुके हैं। एसपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कितनी खतरनाक ये खबर हो सकती है और आगे क्या कुछ जांच होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री एक वर्ल्ड लीडर हैं और दुनिया में टेररिज्म जो पाकिस्तान से एमिनेट करता है उससे हमेशा भारत की तरफ से सख्त स्टैंड रहता है। तो इसलिए वो हमेशा सारे टेररिस्ट आउटफिट्स के राडार में रहते हैं, उनको थ्रेट हमेशा रहता है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड पर्सन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा थ्रेटेंड प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया के, और इसलिए उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं। ये धमकी आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके नापाक इरादे कामयाब होंगे। हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं हो सकती। पूरा हर चीज, हर पहलू का ध्यान दिया जाता है उनकी सुरक्षा में। और जो हमारी वहाँ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, और जहाँ वो जाते हैं उधर की एजेंसियां भी सब इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह का थ्रेट आया, उसको सीरियसली जरूर लेना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित नेता हैं। उनको हार्म करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं जो गलत अनासिर हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। भारत एक हमारे जो ऊपर वाले की कृपा है, इस वक्त भारत की सेंचुरी है और भारत को थ्रेटन करने वाले बहुत होंगे, और नरेंद्र मोदी जी भारत को इस वक्त लीड कर रहे हैं। वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सब भारत वासियों की गुड विशेस और शुभकामनाएं उनके साथ। एसपी जी, आपने बखूबी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाला है और देखिए, प्रधानमंत्री से जुड़ी जब ऐसी कोई खबर सामने आती है तो देश का हर एक नागरिक चिंता में आ जाता है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, भारत की सीमा से बाहर है। ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ऐसा क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे अमेरिका में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? अब आगे क्या प्रोटोकॉल निभाया जाएगा? ये जो जानकारी आई है, इसको एसपीजी के डायरेक्टर हैं उनको कन्वे किया जाता है, और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको कन्वे किया जाता है, आरएडब्ल्यू को कन्वे किया जाता है, और उनके माध्यम से वहाँ जिस देश में वो जैसे अमेरिका के दौरे पे हैं, तो अमेरिका की एजेंसीज FBI और CIA को भी इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि कोई भी चूक उनकी सुरक्षा में ना हो। जी एसपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। यूपी के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने 85 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज के बाद उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। 3 फरवरी को स्ट्रोक के कारण गंभीर हालत में न्यूरोलॉजी वार्ड के HDU में उन्हें भर्ती कराया गया था। सीएम योगी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक जताया है और संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास के निधन पर अत्यंत दुख है और यह सामाजिक और आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने अंतिम सांस ली है। बता दें कि 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे और ब्रेन हैमरेज के चलते
की मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। संत समाज के साथ साथ सियासी गलियारे और सियासी गलियारों से लेकर जनता के हृदय में इस समय संवेदनाएं हैं और शोक की इस घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि 85 वर्ष की उम्र में मुख्य पुजारी ने अंतिम सांस ली है और इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के मुताबिक ब्रेन हैमरेज के चलते उनका निधन हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं शोक की इस घड़ी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पुण्य आत्मा को मोक्ष मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है और भगवान से आग्रह किया है। बता दें कि बीमार चल रहे थे, ब्रेन स्ट्रोक उन्हें आया था, जिसके बाद लखनऊ के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और इसी दौरान ब्रेन हैमरेज के चलते बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया है। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से पास हो गया। अब 13 फरवरी को लोकसभा में जगदंबिका पाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप चुकी है। जल्द ही ये संसद में भी रखी जा सकती है। जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि कमेटी ने 118 घंटे बैठक की और तमाम लोगों से चर्चा के बाद 482 पेज की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की ओर से मंजूरी मिल गई है। 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की ओर से मंजूरी मिल गई है और इसके बाद अब सियासी गलियारों में बयानबाजी की बहार आ गई है। जल्द ही इसे लोकसभा में पेश भी किया जाएगा। 13 फरवरी को लोकसभा में यह बिल पेश होगा। 13 फरवरी को लोकसभा में यह बिल पेश किया जाएगा, जिसके ऊपर चर्चा होनी है। हालांकि इससे पहले ही इस विधेयक को लेकर लगातार सियासी हलचल में सरगर्मियां तेज हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब इसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। 13 फरवरी को लोकसभा में इसको लेकर चर्चा होने वाली है। सरकार और विपक्ष इस विधेयक पर चर्चा करेंगे और आमने सामने नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इससे पहले भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज है और इस वक्त की जो अपडेट है इससे जुड़ी हुई वो आपको बता रहे हैं। जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। तेरह फरवरी को इसी विधेयक के ऊपर लोकसभा में चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। जगदंबिका पाल बिल को पेश करेंगे। बिल पेश करने के बाद इस पर चर्चा होगी। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। जगदंबिका पाल की ओर से यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रयागराज में बीते मंगलवार को माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले एक बड़ा हादसा हुआ, जब संगम में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। हादसे के वक्त नाव में कुल 10 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 8 को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले हुआ था, जब श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए नाव से जा रहे थे। बता दें कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायलों को एसआरएन अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया, जबकि लापता श्रद्धालुओं की तलाश के लिए एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स पंजाब इकाई और आम आदमी घर बचाओ मोर्चा ने
मोहाली की डीसी आशिका जैन को एक मांग पत्र देते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि नायब तहसीलदारों द्वारा पूरे पंजाब और गांवों के सभी रजिस्ट्रों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि पंजाब सरकार के राजस्व विभाग में कई दशकों से भ्रष्टाचार से जुड़ा एक गिरोह सक्रिय है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी रोजाना लोगों से करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल रहे हैं। हरविंदर सिंह मावी ने कहा कि उनकी मांग है कि लोगों को हो रही समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥੱਪਰ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ FCR ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ DC ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਮਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਵੱਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗ पैदा हो जाता भी तेरा काम। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसान नेता सुरजीत सिंह ढेर के नेतृत्व में किसानों की मांग को लेकर SDM दफ्तर के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं इस बारे में जब SDM से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कोई आड़ती दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि पिछले समय जी साड़ी झोने की फसल सी वो 1 अक्तूबर तो जी हैगी सरकारी मंडियों की खरीद शुरू हो जाती है। किसानों ने झोना 1 अक्तूबर तो सुट्टना शुरू कर दिता, 25 तरीक तक झोना जो मंडियां च रुड़िया, खे खराबी हुई, वो सुक गया झोना हदों वध। सरकार ने कोई भी भर्ती शुरू नहीं की। ये सेंटर का भी हथ है, पंजाब सरकार का भी हथ है भी कि किसानों की खज्जल खुआरी की जाए ताकि यह फसलां बीजण तो हथ खड़े कर। सो इसलिए उस समय दौरान असी बड़े जाम लाए, 2 बारी भरतगढ़ मेन हाईवे जाम किया, घनौली हाईवे जाम किया, गोपर जाम किया, तो फिर उस समय दौरान इन्हां आड़तियां ने एका करके किसानों की फसल खरीदनी तो शुरू की है, पर नाले ये कहता भी धरना प्रशासन संयुक्त किसान मोर्चे के अगवाई दे हो रहा। जदों आज झोने की फसल है जी वो किसानों की मंडियां दे विच खरीदी गई, उन्होंने कच्चियां पर्चियां दे के घरों को तोड़ दिता गया, लेकिन जदों पेमेंट खात्यां दे विच पई तो 10% की जी कटौती है वो किसानों की की गई, जिहदे नाल किसानों दे विच हाहाकार मच गई। असी जिला प्रशासन DC दफ्तर को घेरिया, उत्थे DC साहब ने सानू यकीन दिता कि हल्फिया बयान किसान देण, असी कमेटी बिठा के इनकुआरी करने तो बाद उन्होंने किसानों की जी पाई है वो वापस करांगे, किसी किसानों का जिहड़ा धक्का नहीं होण देवांगे। किसानों ने हल्फिया बयान दिते, कमेटियां दी इनकुआरियां होईयां, लेकिन पैसे है जिहड़े वो किसानों को नहीं मिले। पैसे मिलने का सगों एक पासे रहे, उहदी रिपोर्ट भी जिहड़ी है वो नहीं मिली। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित करने के बाद एजेंटों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एक मामला गुरदासपुर से सामने आया, जिसमें पीड़ित परिवार का आरोप है कि एजेंट ने उनकी बहू और बेटे से 3 साल का वर्क परमिट और इंग्लैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए ठगे। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्हें पता चला कि जिस कंपनी में उनकी बहू नौकरी करती थी वो कोई कंपनी नहीं है। शिकायतकर्ता ने जब एजेंट से पूछा तो उसने कहा कि 22 लाख में सिर्फ इंग्लैंड भेजने का एग्रीमेंट हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर पहुंचे DSP मुख्यालय की जांच के बाद एजेंट और बिचौलिए के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।